नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए भोपाल में समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा, एक परिवार और एक देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता। पटना में विपक्षी दलों की बैठक और उनमें शामिल दलों के परिवारवाद पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। पटना में विपक्षी दलों की एकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में हमला बोला। इसे 20 लाख करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की गारंटी बताया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के खिलाफ पूरा देश एक हो रहा है, आवाम एक हो रहा है, सभी धर्म जाति के लोग एक हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ठगी जो पिछले सालों में हुई है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, उसका आभास सभी को हो चुका है। आजकल हम देख रहे हैं हमला यही नहीं रुका कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की, वो भी उस राज्य में जहां कुछ महीनों में चुनाव है, जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए और पूछा कि एक देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अधिकांश परिवार। भोपाल के कार्यक्रम में मोदी ने 3 तलाक और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों पर भी बात की। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो भाषण दिया है, उसकी खासी अहमियत है, खासकर मध्य प्रदेश में आने वाले जो चुनाव हैं उसके संदर्भ में, क्योंकि बीजेपी को एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ एक मजबूत कांग्रेस से भी जूझना है। ऐसे में उनके कई शब्दों पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है, टिप्पणी की है, खासकर समान नागरिक संहिता पर। You answer about the unemployment, you answer about the poverty, you answer about the price rise. Let them introduce uniform civil code in Hinduism. Let them allow everybody to go into any temple. माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में एक मालवा, दूसरी महाकौशल जाएगी। विधानसभा चुनाव में दोनों इलाकों की खासी अहमियत है। कहते हैं सियासत में वक्त की बड़ी अहमियत होती है, और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां 3 महीने में 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की राज्य को केंद्र ने सौगात दी है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन मामले में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीएजी करेगा। प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का होगा स्पेशल ऑडिट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 24 मई को नोट भेजा और गृह मंत्रालय से स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की। वहीं सीएजी ऑडिट पर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को पता है कि 2024 चुनाव में उसका सफाया होगा। हताशा में जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। सीएजी से जांच कराना निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। सीएम आवास के पुनर्निर्माण में गड़बड़ी के आरोप मनगढ़ंत है। पिछले साल भी जांच हुई थी, जहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली। वहीं बीजेपी सीएजी जांच के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि एक वक्त केजरीवाल सीएजी जांच का हवाला देकर सबको घेरा करते थे। इसको इसी बात से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत के समय में जितनी वो बड़ी बड़ी पोथियां कांख में दबा करके और बड़े भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो सब कैग की रिपोर्ट होती थी, कैग के जांच की रिपोर्ट होती थी। आज वही कैग अरविंद केजरीवाल के घोटाले की जांच करेगा और इसलिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। साउथ ईस्ट दिल्ली के जंगपुरा के एक घर में एक हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात पुलिस को घर के भीतर चाकूबाजी की खबर मिली। पुलिस ने पहुंचकर दीपक नाम के एक घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पुलिस ये नहीं देख पाई कि उसी घर में एक और शख्स घायल पड़ा हुआ है। अगली सुबह वहां कमल नाम के एक आदमी का शव मिला। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। ये मकान मेघालय के एडवोकेट जनरल अमित कुमार का है, जिनके यहाँ ये दोनों काम करते थे। एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने भी एक पत्र में इस घटना की जानकारी दी है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के प्रमोटर आरके अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। आरके अरोड़ा के खिलाफ घर खरीदारों ने शिकायत की हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, करीब 1 महीने पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उसके तुरंत बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब ईडी की 3 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उन्हें पिछले महीने हिरासत में लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस बार उन्हें आधिकारिक तौर पर ईडी ने गिरफ्तार किया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश करेगी ईडी। देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार आरके अरोड़ा से ईडी पूछताछ कर रही थी। उन्हें आज भी समन देकर बुलाया गया था और वो तमाम सवालों के जवाब ईडी के नहीं दे रहे थे। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी हुई। आरके अरोड़ा के खिलाफ देश के कई जिलों में, कई राज्यों में एफआईआर हैं, मुकदमे हैं, जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, जिसमें इन्होंने पैसे लिए किसी और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दे। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के करते आए हैं, शाइनिंग ऑफ मनी, तमाम ऐसे मुकदमे हैं। और ज्यादातर जो घर खरीदार हैं, जिनके फ्लैट्स अब तक लटके हुए हैं, उनकी शिकायतों पर ये मुकदमे दर्ज हुए थे और इसी मामले में आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई है। जी सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के प्रमोटर आरके अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है 3 दिन की पूछताछ के बाद। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में बने प्रगति मैदान टनल में हुई लाखों की लूट के मामले को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं कुछ और लोगों की तलाश जारी है। लूट की साजिश रचने वाला एक पूर्व डिलीवरी बॉय है। लूटी गई रकम भी एफआईआर में लिखाई गई रकम से बहुत ज्यादा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24 जून की दोपहर हुई लूट के इस सीसीटीवी फुटेज ने बता दिया था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों ने प्रगति मैदान टनल को लूट के लिए खास तौर पर चुना। टनल को इन्होंने टारगेट किया, उसका कारण ये था कि इनको लग रहा था कि बाहर सड़क पे कहीं टारगेट करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई जाने आने वाला आके पूछ ले क्या हो रहा है भाई, या कोई रेजिस्टेंस हो जाए। टनल में इनको ये लग रहा था कि कोई गाड़ी रोकेगा नहीं। शुरुआत में शिकायतकर्ता ने बताया कि केवल 1.5 से 2 लाख की लूट हुई है। पुलिस ने सबसे पहले लुटेरों के आने और जाने का रूट सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में देखा, जिसमें लुटेरे मजनू का टीला के पास नजर आए। इसके बाद हरियाणा, दिल्ली और यूपी में दबिश दी गई। 7 आरोपी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक बुराड़ी में रहने वाला उस्मान नाम का लड़का चांदनी चौक में कुरियर बॉय का काम करता है। पहले वो अमेज़न में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस्मान ने अपना कर्ज उतारने के लिए चचेरे भाई इरफान के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। फिर लोनी और बागपत के लड़कों को भी शामिल किया। ये लड़के चोरी की स्प्लेंडर और अपाची बाइक लेकर आए। इसके बाद अनुज मिश्रा, कुलदीप और सुमित को शामिल किया। अनुज मिश्रा जल बोर्ड में एक कॉन्ट्रैक्ट पर मैकेनिक है, जबकि कुलदीप और सुमित सब्जी बेचते हैं। इसके अलावा अमित उर्फ बाला और प्रदीप भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी। लूट की ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। जिसके साथ लूट हुई उसने ये तक सही नहीं बताया कि आखिर कितना पैसा लूटा गया है। लूट के एक दिन पहले बुराड़ी के एक कमरे में लुटेरों ने एक शराब पार्टी की, जिसमें गलती से गोली चल गई और ये गोली लुटेरों के एक साथी को लगी। इसके बाद पुलिस को वहां से कुछ सुराग मिले और आखिरकार ये पूरा गैंग पकड़ा गया। हालांकि दिल्ली की कानून व्यवस्था अब भी सवालों के घेरे में है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।